चलो स्टार्ट करें। हाँ, नया टॉपिक है अपना रिफंड्स का, पेज नंबर 133 पे। अब जो सेक्शंस का ब्लॉक है यहाँ पे 54 से स्टार्ट हो रहा है। मेजर सेक्शन जो है 54 ही है, बाकी सेक्शन बहुत छोटे छोटे हैं, 58 तक जा रहा है। और रिफंड्स की क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। सब सेक्शन के साथ ही मैंने पूरा कंटेंट रखा हुआ है। नो डाउट वेटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं होगा, एक या दो क्वेश्चन एमसीक्यू में बन जाए तो बहुत है, लेकिन कंसेप्ट वाइज हमें पता होना चाहिए। अगेन फाइनल लेवल पे पूरा टॉपिक वापस आने वाला है, तो कहीं ना कहीं अभी पढ़ा हुआ आपको एनीवे काम आएगा। अब जीएसटी में रिफंड्स की सिचुएशन कब आती है, क्यों आती है, वो देख लेते हैं। तो दो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हैं जो यहाँ पे उन्होंने सबसेक्शन में भी समझाए हुए हैं, और अभी अपने वो डिस्कस भी कर लेंगे कि रिफंड की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एक एक करके उसको समझ लेते हैं। रिफंड का बेसिक मतलब आपको पता है, जो टैक्स आपने पे किया वो आप गवर्नमेंट से वापस मांग रहे हो और गवर्नमेंट वो आपको वापस प्रोवाइड कर रही है। जैसे कस्टम्स में अपने बात कर रहे थे ड्रॉबैक की, वैसे ही सेम केस में यहाँ पे जीएसटी में भी रिफंड वाली सिचुएशन होती है। एक इंस्टेंस अपने जो डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स। आपको अगर जीरो रेटेड सप्लाई वाला टर्म ध्यान में हो, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था जीरो रेटेड सप्लाई में क्या क्या कवर होता है। दो एग्जांपल्स थे, एक तो आउट ऑफ कंट्री आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और दूसरा सेज एरिया में आप सेल कर रहे हो। तो सेज एरिया में सेल करो, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करो, उसमें जीएसटी कलेक्ट हो रहा था क्या? जीएसटी हम कलेक्ट तो कर नहीं रहे थे, लेकिन उनको जीरो रेटेड सप्लाई बोल के अलग से कैटेगराइज इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे हाईलाइट पॉइंट ये था कि आईटीसी मिलेगा, ये बात हो रही थी। अब आईटीसी कैसे मिलेगा ये मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज भी कर रहे हो नॉर्मल एरिया में, उस पर जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसके सामने आप पूरा आईटीसी ले लो। जीरो रेटेड सप्लाई वाला आईटीसी भी ले लो, टैक्सेबल सप्लाई वाला आईटीसी भी आप क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन अगर सिर्फ आप एक्सपोर्ट्स ही करते हो, इसको बोलते हैं 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, कि सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, लोकल एरिया में कोई सेल ही नहीं करते, तो लोकल एरिया से परचेजेस करने पे आपने इनपुट जीएसटी तो पे किया, लेकिन आउटपुट जीएसटी आप ₹1 भी कहीं से कलेक्ट करने वाले नहीं। समझ आए? तो फिर ऐसी सिचुएशन में आईटीसी कैसे मिलेगा? तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज रिगार्डिंग रिफंड। ऐसी सिचुएशन में हम डिपार्टमेंट को रिफंड एप्लीकेशन कर सकते हैं कि भाई ये सिचुएशन अभी है और हमारा कोई आउटपुट टैक्स कलेक्ट होता नहीं है, आइडियली हमें आईटीसी मिलना चाहिए, जो प्रैक्टिकली सेट ऑफ हो नहीं रहा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि आप हमें वो आईटीसी के बदले वो अमाउंट रिफंड कर दो। तो ये एक सिचुएशन हो गई जहाँ पे आपको रिफंड मिल सकता है, एंड दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल एज पर सेक्शन 54। आया समझ में? प्रोसीजर हम देखेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, कितने टाइम में एप्लीकेशन फाइल करना है, लेकिन रिफंड क्यों मिलेगा उसका एक इंस्टेंस हमने यहाँ पे देख लिया। ऐसी एक दूसरी सिचुएशन भी है विच इज मैथमेटिकल। अभी आपको थोड़ा मैथमेटिकली समझना पड़ेगा कि ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। देखो जीएसटी का जो टैरिफ डिपार्टमेंट ने या काउंसिल ने जब फ्रेम किया, तो उनको भी पता है ना कि मार्केट में कौन सी चीज किसके लिए रॉ मटेरियल होती है और किसके लिए फिनिश गुड्स होती है, सबको पता है। अब एक अगर मोबाइल फोन बन रहा है तो मोबाइल फोन इज अ फिनिश प्रोडक्ट। मोबाइल फोन किसी और चीज में एज अ रॉ मटेरियल तो यूज होता नहीं, क्योंकि तो एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट है। लेकिन मोबाइल फोन के अंदर कितने पार्ट्स यूज होते हैं वो गवर्नमेंट को मालूम है, और कौन कौन से पार्ट्स यूज हो रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल वो उनको पता है। अब डिस्प्ले है, उसका टच स्क्रीन जो पैनल है, अगर कीबोर्ड वाला फोन है तो कीबोर्ड है, कैमरा का लेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, उसका जो बॉडी है, बैटरी है, सिम कार्ड है, स्टोरेज के लिए जो अंदर स्पेस है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फ़ोन के लिए रॉ मटेरियल है। लेकिन जिस कंपनी ने मोबाइल की बैटरी बनाई उसके लिए वो बैटरी क्या है? फिनिश प्रोडक्ट है। बट एक सप्लाई चेन का आइडिया तो गवर्नमेंट को होता है कि ये प्रोडक्ट अगर खाली मोबाइल की कोई बैटरी बना रहा है तो खाली बैटरी तो यूज़ में आने वाली है नहीं जब तक आप उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं एज अ कॉम्पोनेंट यूज़ होने वाला है। तो उन्होंने अपनी बेस्ट ट्राई की है कि जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रही है उस पर जो जीएसटी का रेट है वो फिनिश प्रोडक्ट से कम हो, ज़्यादा ना हो। मतलब अगर आप फिनिश प्रोडक्ट पे मोबाइल फ़ोन पे अगर 18% जीएसटी लगा रहे हो तो उसके कंपोनेंट्स पे जीएसटी या तो 18% हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा ना हो, मतलब 28 ना हो। ये चीज़ की ट्राई उन्होंने मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स में की है, लेकिन इतने वाइड टैरिफ में इस चीज़ को गारंटी करना पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ तो ये, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप आउटपुट जीएसटी अपने फिनिश प्रोडक्ट पे जो कलेक्ट कर रहे हो दैट इज सपोज 12%, लेकिन उसमें आपका जो इनपुट जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसमें से किसी रॉ मटेरियल पे आपका जीएसटी लग रहा है 28%। इट इज़ पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी पता है? आप जब फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो आप जीएसटी कलेक्ट कितना कर रहे हो? 12%। लेकिन वही जो रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो उस पर जीएसटी पे कितना कर रहे हो? 28%। समझ में आया? तो इससे पता है क्या होगा? हर महीने आपका आईटीसी का जो लेजर है वो खाली नहीं होगा, उल्टा भरता जाएगा। अगर मैथमेटिकली ये चीज़ समझ में आ रही है तो, क्योंकि नंबर का गेम है ना। परचेज पे 28% जीएसटी चुकाते हो, सेल पे 12% जीएसटी कलेक्ट करते हो, पूरा सेट ऑफ हो जाने के बाद भी इनपुट टैक्स बचता है और वो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है।
बट अगले महीने जो परचेज होगा उस पर भी 28% जीएसटी ही देने वाले हो, तो फिर वो पाइल अप होता जाएगा, तो खत्म नहीं हो रहा है, उल्टा और अक्यूमुलेट हो रहा है। समझ आ रहा है? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम काफी असेसीज को आ रही थी बिकॉज ऑफ द रेट्स। अब इसका एक ऑप्शन क्या है कि आप जीएसटी टैरिफ में रेट्स को ठीक कर दो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर ये भी प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के लिए इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो रहा है और ये पाइल अप होता जा रहा है आईटीसी, तो फिर इसका क्या करें? तो आप तो क्या करोगे एज एन असेसी, हमने देखा ही था कि हर महीने आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। इस महीने नहीं क्लेम हो पाया, कोई बात नहीं, अगले महीने क्लेम कर लेंगे। बट अगले महीने परचेजेस करोगे ना, तो नेट इफेक्ट में क्या हो रहा है, जितना इनपुट टैक्स का बैलेंस लास्ट मंथ था इस मंथ और बढ़ गया, क्लेम करने के बाद भी बढ़ गया, क्योंकि नंबरिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, आउटपुट पे कम जीएसटी, इनपुट पे ज्यादा जीएसटी। तो इस प्रॉब्लम का अगेन एक सॉल्यूशन यही है कि जब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो डेडलाइन जो आती है अपनी 16 सबसेक्शन 4 वाली, तब तक आप कैरी फॉरवर्ड करो, लेकिन उसके बाद भी सेट ऑफ नहीं हो रहा है और प्रॉब्लम नंबर्स की वजह से आ रहा है, तो बेटर है कि फिर रिफंड मांग लो। आया समझ में? तो दूसरा इंस्टेंस हो गया कि आप कब रिफंड के लिए जा सकते हो, एक तो एक्सपोर्ट वाला, प्योर एक्सपोर्ट वाला केस, और दूसरा जब ये नंबर्स का प्रॉब्लम है तब। तो इन दो सिचुएशंस में यूजुअली एक असेसी रिफंड के लिए अप्लाई करता है। क्लियर? यहाँ तक पता चला? अब ये तो हो गई बेसिक बात कि हम रिफंड क्यों मांग रहे हैं, बट अब रिफंड मांगेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा वो यहाँ पे सेक्शन में बोला हुआ है, तो एक एक सब सेक्शन करके अपने उसको कंप्लीट करते जाते हैं। हर सब सेक्शन में आपको सिर्फ मेन उसका पॉइंट ध्यान रखना है, अपने वर्ड्स में आप नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, मोर देन इनफ। लास्ट डे पे सबसेक्शन वाइज चीजों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी एमसीक्यू लेवल पे काम हो जाएगा, सिर्फ कंसेप्ट से आपका काम हो जाएगा। चलो देखें 54 पहला सेक्शन, उसका सबसेक्शन 1 देखते हैं। उसमें आपको टाइम लिमिट बताई हुई है कि अगर रिफंड एप्लीकेशन करना है तो कितने टाइम में करना पड़ेगा, तो दैट इज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। 2 साल का आपको टाइम मिलता है रिफंड एप्लीकेशन के लिए, इन शॉर्ट ऐसा बोल दिया। रेलेवेंट डेट का पूरा टेबल है, तो वो अभी अपने आगे देखेंगे। अभी आप 2 साल की टाइम लिमिट ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू में ये काम आएगी। फिर सबसेक्शन 2 में बात हो रही है एक स्पेसिफिक इंस्टेंस की, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। आपको ध्यान होगा अपन ने एम्बेसी के ऑफिसर्स के बारे में बात की थी कि भाई इंडिया में फॉरेन एम्बेसीज हैं, हर कंट्री ने अपनी एम्बेसी यहाँ सेटअप कर रखी है। एम्बेसी से भी एक छोटा लेवल होता है, उसको कॉन्सुलेट ऑफिस बोलते हैं। तो कॉन्सुलेट ऑफिस इज फर्स्ट लेवल डिप्लोमेटिक ऑफिस, और उससे हायर लेवल का है दैट इज एम्बेसी। तो किसी कंट्री में आपके कंट्री की एम्बेसी होना या वाइस वर्सा, दैट शोज कि दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो एकदम पीक लेवल पे। और अगर मॉडरेट लेवल पे रखना है तो कॉन्सुलेट ऑफिस ओपन कर लो, एम्बेसी मत ओपन करो, दैट डिपेंड्स। क्योंकि एम्बेसी बड़ा ऑफिस हो गया, बड़ा सेटअप हो गया, तो आप दूसरे कंट्री में इतना बड़ा सेटअप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उनसे वो अच्छे रिलेशंस जो है वो मेंटेन करना चाहते हो। उतने लेवल पे अभी रिलेशन नहीं डेवलप हुए तो इनिशियली कॉन्सुलेट ऑफिस भी चलेगा। तो हमने बात की थी कि ये जो ऑफिसर्स हैं एम्बेसी के, वो उस कंट्री से आके यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, उनसे जीएसटी चार्ज करना है गवर्नमेंट को या नहीं करना है, क्या आइडिया है उनका? नहीं करना है। लेकिन जब वो अपने रेगुलर परचेजेस इंडिया में रह के कर रहे हैं तो उसके ऊपर उनका जीएसटी कहीं ना कहीं लग रहा है ना बिल में, तो वो जीएसटी का उनको रिफंड मिल जाएगा, ये बात हमने की थी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी हम बात कर रहे थे, यूनिक आईडी नंबर उनको ग्रांट करेंगे जिसके बेस पे वो अपना रिफंड ले सकते हैं। वही बात यहाँ पे अभी 54 सबसेक्शन 2 में हो रही है, आप वो टॉपिक देख लो। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज, इन सब के ऊपर ये पॉइंट एप्लीकेबल है। और बोला कि ये लोग रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिफंड अप्लाई करने के लिए टाइम लिमिट दे रखी है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर। एवरी क्वार्टर के लिए सेपरेट एप्लीकेशन करने का उनको ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा, 3 months का ड्यूरेशन, उस 3 months में उनका जितना भी जीएसटी परचेज पे गया है उसका एप्लीकेशन वो अगले 6 महीने में रिफंड का कर सकते हैं और उनका पैसा उनको रिफंड हो जाए। ये प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। ओके, तो मेन स्टोरी तो इनकी यही थी। इसमें टाइम एक्सटेंशन की बात नीचे नोटिफिकेशन में हो रही है। जो 6 months आपको बोला है ना, वो बोला 18 months तक भी पास ऑन हो सकता है या टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है उनको, कि आप 6 months में नहीं कर पाए रिफंड एप्लीकेशन, कोई बात नहीं, आप 18 months में अप्लाई कर लेना तो भी चलेगा। नोटिफिकेशन के थ्रू एक एक्सटेंशन दिया और कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं 54 सबसेक्शन 3 आप देख लो। इसमें बोला है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 10, वो भी आगे आएगा तब उसकी बात करेंगे। बाकी की स्टोरी में यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शंस दे रखे हैं जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि कब रिफंड क्लेम करते हैं हम यूजुअली। तो एक 0 रेटेड वाला पॉइंट मैंने आपको बोला, और एक वो इनपुट पे ज्यादा टैक्स लगता है और आउटपुट पे कम कलेक्ट होता है, जो परसेंटेज का प्रॉब्लम था, वो पॉइंट मैंने आपको बताया। दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इसकी लैंग्वेज एक बार देख लो। प्रोवाइडेड दैट करके जो प्रोविजो बोला है ना, उसमें दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, उसको रीड कर लो, एक लैंग्वेज रिलेट हो जाए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बोलो, सिचुएशन क्लियर?
ठीक है, वही दो एग्जाम्पल है जो अपन बात कर रहे थे। उसके साथ जो सेकंड प्रोविजो दे रखा है फर्दर दैट लास्ट पॉइंट, उसमें उन्होंने बोला नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल बी अलाउड इन केस वेयर गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया एंड आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। अभी ऐसा क्यों बोला है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है। अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो और उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल है तो आप ड्यूटी कलेक्ट कर ही रहे हो ना, तो उसके सामने सेट ऑफ कर लेना, फिर तो आईटीसी अवेलेबल है ही। प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक्सपोर्ट गुड्स पे जीरो रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में हो और कोई आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है और आपका आईटीसी सेट नहीं हो पा रहा, तो फिर आप रिफंड के लिए जा रहे हो। लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर कुछ प्रोडक्ट्स पे लग रही है तो फिर उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो वहाँ रिफंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए वो क्लैरिफाई किया। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोविजो, नो रिफंड ऑफ आईटीसी शैल बी अलाउड इफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अवेल्स ड्रॉबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल टैक्स और क्लेम्स रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन सच सप्लाईज। अगेन वही हो गया, ड्रॉबैक की बात हम कस्टम्स में कर रहे थे, वो भी रिफंड ही होता है। तो अगर आपको अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग सेक्शंस में रिफंड के लिए अलाउ किया गया है तो आप एक ही अमाउंट हर जगह जाके रिफंड मांगोगे? मतलब 100 रुपये दिए और 3 जगह से रिफंड मांग के 300 रुपये वापस लिया है, ऐसा हो सकता है क्या? वो ऑब्वियसली नहीं होने वाला। तो हर जगह ये लोग क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं कि भाई अगर आपने ड्रॉबैक क्लेम कर लिया तो जीएसटी रिफंड मत मांगना, फिर वहाँ लिखा होगा जीएसटी में रिफंड ले चुके हो तो यहाँ ड्रॉबैक मत मांगना। तो एक ही पैसों को बार बार आपको रिफंड नहीं करेंगे, ये इम्प्लाइड था, बट ये लिखना जरूरी है। कहीं अगर ऐसा हो गया कि नहीं लिखा और आपने अपना क्लेम फाइल करके लीगली प्रूव कर दिया कि कहाँ लिखा है कि क्लेम नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को तो 1 रुपया कमा के 3 रुपये वापस देने पड़ेंगे, तो कौन करेगा ऐसा? तो इससे बेटर है कि उसके लिए एक रेफरेंस आप मेंशन कर दो और पॉइंट क्लियर कर दो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबसेक्शन 4 में आप जो रिफंड एप्लीकेशन करोगे उसके साथ साथ में आपको क्या चीज़ें अटैच करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा जिससे जस्टिफाई हो जाए कि हाँ आपको रिफंड मिलना चाहिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन वो प्रोसेस कर सके, ये पॉइंट रहेगा। दूसरा, सच डॉक्यूमेंट्री और अदर एविडेंसेस एज द एप्लीकेंट में फर्निश टू एस्टैब्लिश दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच tax or any other amount paid in relation to which such refund is claimed was collected from or paid by him and the incidence of such tax and interest had not been passed on to any other person। ये इंसिडेंस पास ऑन करना क्या होता है ये समझ लो। जीएसटी में हमने जब कैलकुलेशन भी देखा स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था कि अपना बर्डन हम दूसरे पे पास ऑन करते हैं। आपको किसी ने टोपी पहनाई, आप आगे वाले को पहना रहे हो, यही चल रहा था। अब मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक सप्लाई चेन में जितने लोग हैं, हम बात कर रहे थे कि दिस इज अ मल्टी स्टेज टैक्स। हर स्टेज पे जो भी जिसके हाथ से गुड्स पास ऑन होंगे वो जीएसटी आगे वाले से कलेक्ट करेगा और पीछे उसने खुद ने भी जीएसटी पे किया होगा। अब अगर आप रिफंड क्लेम करने जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लास्ट हो जिसने अभी जीएसटी पे किया हुआ है। अगर आपने आगे गुड्स पास ऑन कर दिए, आगे वाले से जीएसटी कलेक्ट कर लिया है, तो आपके ऊपर बर्डन है क्या अभी जीएसटी का? नहीं, आपके तो पैसे फ्री हो गए, फिर आप क्यों रिफंड एप्लीकेशन कर रहे हो? रिफंड एप्लीकेशन तो चेन में नेक्स्ट है उसको करना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो बात हो रही है इसमें ये प्रूव हो जाना चाहिए कि भाई बर्डन आप ही के ऊपर है और आपने वो गुड्स और वो जीएसटी का बर्डन किसी को आगे पास ऑन नहीं किया है, तभी आप आइडियली एलिजिबल हो टू क्लेम रिफंड। अगर ये प्रूव होता है कि बर्डन आगे पास ऑन हो गया है तो फिर रिफंड आप क्यों क्लेम कर रहे हो वो समझ नहीं आया। आपके तो कोई पैसे अभी जेब से गए नहीं ना, जिसके पैसे गए हैं वो क्लेम करेगा, तो आपको रिफंड नहीं मांगना चाहिए। क्लियर? तो ये क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये चीज प्रूव हो जानी चाहिए। प्रोविजो में एक और चीज क्लैरिफाई की उन्होंने। प्रोविजो में ऐसा बोला है कि अगर आपका रिफंड का क्लेम 2 लाख रुपए से कम अमाउंट का है तो आपको डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हो कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड इट इज ओपन टू इंक्वायरी। अगर डिपार्टमेंट मांगेगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका खुद का प्रोविजो है कि 2 लाख रुपए तक के रिफंड एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंटेशन नहीं सिर्फ एप्लीकेशन इनफ है, तो अपने ऐसा कर सकते हैं। तो ये अपने लिए रिलीफ की बात है। डिपार्टमेंट को डाउट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो प्रोवाइड करेंगे हम, नहीं तो करने की जरूरत नहीं। ऐसा आपको एक प्रिविलेज दे दिया। तो 2 लाख रुपए तक का रिफंड क्लेम विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के भी आप फाइल कर सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं मैं साथ में अटैच कर ही देता हूँ, फिर बाद में क्वेरी आएगी, फिर उनको समझाओ, टाइम वेस्ट होगा, तो ऑप्शनल है, आप कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। फाइल अटैच करना है मतलब पीडीएफ स्कैन करके अपलोड करना है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, तो आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सबसेक्शन 5। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आप एक सबसेक्शन पढ़ोगे ना फिर दूसरे में रेफरेंसेस आएंगे, तो वो रेफरेंसेस मैं आपको रिलेट कराऊंगा। अब जैसे सबसेक्शन 5 में क्या बोला है वो देखो। यहाँ पे ये हुआ कि एप्लीकेशन जो है वो आपने कर दी रिफंड के लिए, प्रॉपर ऑफिसर ने वो एप्लीकेशन को वेरीफाई किया, उसको चेक किया और उनको लगा कि हाँ ओके है, रिफंड मिलना चाहिए। तो रिफंड ग्रांट करने का एक तरीका क्या होता है कि जो पैसा है वो एक फंड में ट्रांसफर होता है जो आपको रिफंड मिलना है।
और उस फंड से वो पैसा आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये वैसे ही है जैसे अकाउंटिंग में शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स में आप CRR और DRR बनाते हो, ये वैसी चीज़ हो गई। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है कि जब रिडेम्पशन की बारी आती है तो पहले पैसा उस फंड में ट्रांसफर करते हैं इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स, नॉट द प्रीमियम पोर्शन लेकिन ओनली द नॉमिनल अमाउंट, और फिर वहाँ से पेमेंट हो जाता है और बाद में अगर वो रिजर्व दिखता है तो उसको जनरल रिजर्व में ले जाके अपने क्लोज कर देते हैं। ये कुछ वैसी चीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो फंड है उसका नाम है कंज्यूमर वेलफेयर फंड और रेफरेंस का सेक्शन है सेक्शन नंबर 57 जो इसी चैप्टर में आगे उन्होंने समझाया हुआ। ठीक है, तो ये फंड का नाम है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अगर ऑफिसर ओके कर देते हैं कि हाँ भाई रिफंड एप्लीकेशन अप्रूव, तो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर होगा और वहां से आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट आपका रिफंड तो प्रोसेस हो ही गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसेक्शन 5 सिर्फ इतनी बात कर रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 6। इसमें पहले लिख दिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5, ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात हो रही है। तो भाई 5 क्या बोलता है, 6 बोल रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं अपना काम करूंगा अपने हिसाब से, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है। अब इसके अंदर क्या नया पॉइंट आया ऐसा वो भी देख लो। यहाँ पे प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड प्रोवाइड करने की बात हो रही है। आप याद करो हमने कस्टम में भी देखा और GST में भी अपने बात कर रहे थे, टैक्सेशन में एक नॉर्मल प्रोविजन है कि अगर क्लियरेंसेस करवाते टाइम या गुड सेल परचेज करते टाइम या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते टाइम इमिडिएटली क्लियर नहीं है कि कितनी ड्यूटी एग्जैक्टली पे करनी है, तो एक ऑप्शन होता है कि आप लम सम प्रोविजनल टेम्पररी बेसिस पे एक अमाउंट पे कर दो, फाइनल इंक्वायरी चलती रहेगी। तो अभी तो आप गुड्स लेके जाओ ड्यूटी पे करके, बाद में फाइनल इंक्वायरी में जो भी डिफरेंस का अमाउंट आएगा, अगर एक्स्ट्रा पे करने का आया तो आप पे कर देना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ये हमने देखा था। और अगर आपने ज्यादा अमाउंट पे कर दिया है तो रिफंड ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोथ वेज इट इज ओपन। तो प्रोविजनल बेसिस पे डिपार्टमेंट आपसे ड्यूटी इसलिए चार्ज करता है बिकॉज दे कैन नॉट वेट फॉर द रेवेन्यू कि कब फाइनल असेसमेंट होगा, कब हमें पैसा मिलेगा, वो वेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उनका पॉइंट ये है कि अभी आप गुड्स का क्लियरेंस चालू रखो, अपना सप्लाई कंटिन्यू रखो और लमसम बेसिस पे एक अमाउंट दे दो ताकि हमारा भी रेवेन्यू प्रोटेक्ट हो जाए और आपका भी काम आगे बढ़ता रहे। जब तक हम गुड्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना एग्जैक्ट टैक्स लगना चाहिए, तो तब तक के लिए टेम्पररी वो ये काम कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब यहाँ पे बात हो रही है रिफंड की, हम पैसा मांग रहे हैं डिपार्टमेंट से कि पैसे दो हमें। अब इस सिचुएशन में हम भी तो उनको बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं आपका रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमने डिपार्टमेंट को बोला कि हम क्यों वेट करें, एक काम करो जो भी हमारा क्लेम है ना उसका 1% लमसम बेसिस पे तो दे दो, क्लेम मिलना चाहिए वो तो पक्का है ना रिफंड का, तो एक अमाउंट तो दे दो, बाकी आप कैलकुलेशन करते रहना, जो डिफरेंस का सेटलमेंट करना होगा ना वो आपके फाइनल कैलकुलेशन के बाद कर लेंगे। समझ आ रहा है? तो अभी तक डिपार्टमेंट हमसे टेम्पररी लमसम ड्यूटी मांगता था, अब हम उनसे टेम्पररी लमसम रिफंड का अमाउंट मांग रहे हैं। तो ये फेयर इनफ है ना, जब वो मांग सकते हैं तो हम भी मांग सकते हैं। इसका प्रोविजन यहाँ पे सबसेक्शन में किया हुआ है। तो बोला कि जितना भी आपका क्लेम है, जो भी आपने क्लेम फाइल किया है, जिसपे भी इंक्वायरी चल रही है, उसका मैक्सिमम कितना हिस्सा आप प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड मांग सकते हो। तो बोला दैट इज 90%, अप टू 90% पैसा आपको रिफंड मिल सकता है प्रोविजनल बेसिस पे, जिसकी फर्दर इंक्वायरी होगी और जब तक नहीं होगी तब तक आप ये पैसे यूज करो, ये वैसी बात हो गई। ठीक है, 90% का रेट ध्यान रखना, बाकी फिर फाइनल इंक्वायरी पे सेटलमेंट कर लेंगे, और रिफंड देना बनता है तो दे देंगे, ज्यादा रिफंड दे दिया होगा तो वही पैसा आपसे वापस मांग लेंगे। वापस मांगेंगे तो फिर इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसा यूज तो किया ही है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आने वाला है, तो वो इम्प्लाइड है कि विद इंटरेस्ट ही आपको पे ऑफ करना है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, तो इस सब सेक्शन का मेन हाईलाइट पॉइंट यही था कि 90% आपको मैक्सिमम रिफंड मिल सकता है टेम्पररी या प्रोविजनल बेसिस पे। आगे बढ़ रहे हैं, सब सेक्शन 7 की बात कर रहे हैं। अब ये 5 से रिलेट कर रहा है। देखो, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 5 within 60 days from the date of receipt of application which is complete in all respects। 60 डेज के अंदर अंदर रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाना चाहिए, पैसे वापस कर देने पड़ेंगे। ये डिपार्टमेंट के ऊपर एक बर्डन है, ये रखना जरूरी था। अदरवाइज क्या होगा, रिफंड एप्लीकेशन का प्रोसेस स्लो होगा ना, तो लोगों को लगेगा यार पैसे ले तो लेते हैं फिर वापस देने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो ये डेडलाइन फिक्स करना जरूरी है। और ये रिफंड एप्लीकेशन रिपीटेड भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार कोई फाइल करता है तो उसका पैसा बार बार फिर वो वापस मांग रहा है और आप हर पेमेंट को डिले किए जा रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें लिखा है 60 डेज फ्रॉम कंप्लीट एप्लीकेशन। अब आप आधा एप्लीकेशन करोगे, बाकी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तो वो थोड़ी ना वहां से आपका 60 डेज काउंट करेंगे, वो बोलेंगे पूरा एप्लीकेशन तो फाइल करो, सारे डॉक्यूमेंट तो दो, वहां से हमें 60 डेज मिलने चाहिए आपका रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस करने के लिए, तो उतने दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा। नहीं आया तो 61st डे से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा आपको, ये भी बोला है। यहाँ इंटरेस्ट का जो रेट है इट इज 6% पर एनम, ये रेट ध्यान रखना, 6% पर एनम। 61st डे से आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा, 60 डेज का तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला,
किसी भी कंडीशन में, ठीक है। 6% पर एनम का रेट है, आगे मेंशन किया हुआ आएगा बट ठीक है, बात निकली है तो आप लिख के रख सकते हो। नेक्स्ट सबसेक्शन देखते हैं, सबसेक्शन 8। ये भी 5 को ओवरराइड करता है। अब ये एक लिस्ट है, आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी पड़ेगी, अगर अंदर का कोई ऑप्शन पूछते हैं देख के याद आ जाए उतना भी इनफ है। लिस्ट में क्या बोला है बता देता हूँ। ये जितने भी इंस्टेंसेस यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि सबसेक्शन 5 क्या बोलता था पहले तो वो याद करो, कि ऑफिसर ने आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया तो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा 57 सेक्शन के हिसाब से, वहां से फिर पैसा आपको मिलेगा, यही बोला था। ये सबसेक्शन 8 उसका ऑपोजिट है, ये उन इंस्टेंसेस की बात कर रहा है जहां पैसा वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा, डायरेक्टली आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सेक्शन 57 के थ्रू पेमेंट करने वाली बात भूल जाओ, डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के फंड में पैसा पड़ा है उसी में से एंट्री हो जाएगी और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इसमें कंज्यूमर वेलफेयर फंड वाला अकाउंट बीच में नहीं आएगा, ये इंस्टेंसेस यहाँ पे सबसेक्शन 8 में उन्होंने बोले। क्लियर, ये समझ आ गया, ठीक है। तो ये जितने इंस्टेंसेस अंदर बोले हुए हैं, सारे पॉइंट जो समझाए हुए हैं, इसमें सब में आपको ये ध्यान रखना है कि रिफंड डायरेक्टली होगा विदाउट गोइंग टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। एग्जाम्पल्स ही आप वो लिस्ट रीड कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये पॉइंट्स इस लिस्ट को बिलोंग करते हैं। फिर एक सबसेक्शन 8 कैपिटल ए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अमेंडमेंट के थ्रू, कुछ खास बोला नहीं है, इतना ही बोला गवर्नमेंट में डिसबर्स द रिफंड ऑफ द स्टेट टैक्स इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब। वो SGST वाला अमाउंट जो रिफंड करना है वो कैसे करना है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, वो अपना हेडेक नहीं है। सबसेक्शन 9 की बात करें, यहाँ बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन एनी जजमेंट, डेक्री, ऑर्डर, डायरेक्शंस ऑफ द ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट or in any other provisions of the act or rules or in any other law for the time being in force, no refund shall be made except in accordance with the provisions of subsection 8। तो यहाँ पे बोला इन शॉर्ट, जो पीछे भी सबसेक्शन 8 की बात की ना, जहाँ बोला था कि उन इंस्टेंसेस में डायरेक्ट रिफंड होगा, वेलफेयर फंड के थ्रू नहीं होगा, वो पॉइंट को तो आपको कुछ भी करके ध्यान रखना ही है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो फिर से आपको यहाँ पे बता दी। और इवन बोल दिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द जजमेंट, डेक्री, कोर्ट, मतलब वो सब भी ठीक है, कोर्ट का जजमेंट एंड ऑल तो रिफंड को लेके होगा, लेकिन रिफंड कैसे करना है वो करते टाइम आपको देखना पड़ेगा कि मैटर क्या है। अगर मैटर 54(8) वाला है तो वो फॉलो होना ही चाहिए, वेलफेयर फंड में मत जाना, फिर उसको प्रायोरिटी दिए। तो सबसेक्शन 8 इज प्रायर टू एवरीथिंग, ऐसा पता चल रहा है। सबसेक्शन 5 से भी ऊपर है और कोर्ट के जजमेंट, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर, वो सबसे भी ऊपर है। वो फॉर्मेट तो वही फॉलो होगा जो सबसेक्शन 8 बोलता है, उसको किसी भी सिचुएशन में अपने को ओवरराइड नहीं करना है, ये क्लैरिफाई कर दिया। आगे देखते हैं सबसेक्शन 10। ये पीछे भी लिखा आ रहा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 10, जो अपने 3 वाला सबसेक्शन पढ़ रहे थे उसमें स्टार्टिंग में इसका रेफरेंस था, और यहाँ पे फिर सबसेक्शन 3 की बात भी हो ही रही है। वेयर एनी रिफंड इज ड्यू अंडर सबसेक्शन 3 टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये वही सबसेक्शन 3 में 2 इंस्टेंस, एक जीरो रेटेड सप्लाई वाला और एक वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला, ठीक है, दोनों पॉइंट्स। अ पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन फर्निशिंग एनी रिटर्न और हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी विच हैज नॉट बीन स्टेड बाय द कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी। अभी आप ही सोचो, एक तरफ आप रिफंड एप्लीकेशन कर रहे हो सबसेक्शन 3 में, दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ने ये देखा कि आपके GST रिटर्न फाइल होने बाकी है और जो आपसे आउटपुट टैक्स उनको वसूल करना है वो वसूल करना बाकी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है, वो आपका रिफंड एप्लीकेशन पहले प्रोसेस कर देंगे, मीनवाइल योर रिटर्न्स आर पेंडिंग, करेंगे ऐसा? वो नहीं, वो ऑब्वियसली आपको क्या बोलेंगे, भाई पहले रिटर्न फाइल करो, हम अथॉरिटी है, आप असेसी हो, पहले आप अपना कंप्लायंस करो, फिर हमसे एक्सपेक्टेशन रखो। आप खुद रिटर्न फाइल करते नहीं हो, जो आउटपुट टैक्स आपने कस्टमर से कलेक्ट किया वो सबमिट नहीं करते, और सामने आप क्या बोल रहे हो कि हमें रिफंड चाहिए, तो क्यों रिफंड देंगे हम? तो वो उसको विथ होल्ड कर सकते हैं, होल्ड पे रख सकते हैं और आपको प्रेशराइज कर सकते हैं कि पहले अपने कंप्लायंस पूरे करो, उसके बाद ये रिफंड की बात करो, तब तक आपका एप्लीकेशन होल्ड पे रहेगा और आपके कंप्लायंसेस पूरे करते ही हम इसको प्रोसेस कर देंगे, ये बात हो सकती है। तो सबसेक्शन 10 इसी की बात कर रहा है। द प्रॉपर ऑफिसर मे विथहोल्ड पेमेंट ऑफ रिफंड ड्यू until the said person has furnished the return or paid the tax, interest और penalty as the case may be। दूसरे पॉइंट में एक और ऑप्शन भी है, सेट ऑफ भी तो कर सकते हैं। आप टैक्सेस पे नहीं कर रहे हो, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, डिपार्टमेंट के पास डेटा तो है ही और सामने आपका रिफंड एप्लीकेशन है, तो कोई भी समझदार ऑफिसर यही बोलेगा कि भाई इनको नहीं पे करना है तो हम सेटल कर लेते हैं, हमारे पास जो रिफंड का इनका पैसा पड़ा है एटलीस्ट उतना तो निकाल लें, अब बाकी और अगर रिकवर करना है तो उसका प्रोसीजर है हमारे पास, और अगर रिकवर पूरा हो गया तो डिफरेंस का अमाउंट रिफंड कर देते हैं। तो ये भी तो बात हो सकती है। तो विथ होल्डिंग हो सकता है या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, डिडक्शन करके सेट ऑफ भी हो सकता है, दोनों ऑप्शंस रहेंगे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 11 की बात करें,
ओके, यहाँ पे बोला वेयर एन ऑर्डर गिविंग राइज टू अ रिफंड is subject matter of an appeal or further proceedings or where any other proceedings under this act is pending and the commissioner is of the opinion that the grant of such refund is likely to adversely affect the revenue in the said appeal or other proceedings on the account of malfeasance or fraud committed, he may after giving the taxable person an opportunity withhold the refund till such time as he may determine. तो इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर आप रिफंड एप्लीकेशन करते हो और सीनियर अथॉरिटीज जो है जीएसटी की कमिश्नर लेवल पे हैं, उनको लगता है कि ये रिफंड प्रोसेस किया तो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जाएगा, रेवेन्यू का लॉस होगा, मतलब नहीं होना चाहिए रिफंड, तो ऐसी सिचुएशन में जब तक ये मैटर कोई प्रोसीडिंग्स में पेंडिंग चल रहा है तब तक के लिए आपका रिफंड एप्लीकेशन होल्ड पे रख सकते हैं कि भाई अपील में गए हैं, मैटर सॉर्ट आउट हो जाने दो, क्या डिसीजन आता है उसके बाद देखेंगे, तो तब तक के लिए तो होल्ड कर ही सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो नॉर्मल सा प्रोसीजर है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिलेगी ऑब्वियसली कि भाई आपको क्या बोलना है उस पॉइंट पे, वो तो रहने ही वाला है। नेक्स्ट सबसेक्शन 12 में क्या बोला, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है कि अगर डिले किया जा रहा है, पैसे आपको टाइम पे नहीं मिल रहे, तो इस सिचुएशन में जो पैसा आपको मिलेगा वो 6% पर एनम इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, जो अपने पीछे भी बात कर रहे थे। तो जो विथ होल्डिंग हो रहा है ना, डिपार्टमेंट गया अपील में, तब तक के लिए आपका रिफंड एप्लीकेशन होल्ड पे डाल दिया, अपील का डिसीजन क्या आया आपके फेवर में कि भाई पैसे जो है वो आपको मिलने चाहिए, तो जितना टाइम कमिश्नर ने ये अपील वाला गेम खेल के पैसा विथ होल्ड करके रखा, उतने ड्यूरेशन का आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा, ये क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सबसेक्शन 13, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस सेक्शन, ओवरराइडिंग इफेक्ट हो गया। द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड बाय अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP shall not be refunded unless such person has in respect of the entire period furnished all the returns। वही बात हो गई, बस स्पेसिफिक क्या बोला, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP, बोला कि जो दो अथॉरिटीज हैं इन्होंने एडवांस में टैक्स तो जमा किया होता है, रजिस्ट्रेशन भी लिया होता है, लेकिन इनके पैसों का हिसाब तभी होगा जब ये बाद में रिटर्न फाइल करेंगे, तो रिटर्न फाइलिंग से ही पता चलेगा ना एक्चुअल टैक्स कितना उनका कलेक्ट हुआ, क्या ATC मांग रहे हैं, कितना डिफरेंस का कैश में रिसीव करना था, उन्होंने कितना सबमिट कराया, तभी मालूम पड़ेगा। तो जब तक आप 39 सेक्शन में मंथली रिटर्न भर के हिसाब नहीं दोगे तब तक रिफंड की बात कैसे हो सकती है, तो ये भी यहाँ क्लैरिफाई कर दिया। अब रिफंड मतलब रिटर्न फाइल कर दो, आपके रिफंड को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई परेशान नहीं करेगा। सबसेक्शन 14 में एक और क्लैरिफिकेशन बोला, जो सबसेक्शन 5 और 6 में आप रिफंड मांग रहे हो, तो उसमें अगर 1000 रुपये से छोटा अमाउंट है आपका रिफंड का, टोटल 1000 रुपीज से लेस, तो क्लेम करने मत आना। ठीक है, बोले छुट्टे पैसे नहीं होते हमारे पास, 1000 रुपये का नोट भी बंद हो गया, तो 1000 रुपये से कम अगर अमाउंट होगा तो रिफंड एप्लीकेशन करने मत आना। ठीक है, आपके लिए 1000 रुपये बड़ा अमाउंट हो सकता है, डिपार्टमेंट के लिए नहीं। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आप स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सबसेक्शन देख रहे थे जहां बोला था 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, ये रेलेवेंट डेट का पूरा टेबल है। अब ये रीड ओनली है, आप इसको लर्न करने मत बैठना, आप पढ़ लेना सिर्फ कैजुअली एक बार, इतना प्रॉब्लम नहीं है अभी इस लेवल पे। तो आपको मेन वही ध्यान रखना है, 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। अब रेलेवेंट डेट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, अलग अलग सिचुएशन में ये उसकी लिस्ट है, तो जितना आपको पढ़ना हो, ठीक है, समझ में आ जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 55 रिपीट कर दिया ये, अभी 54 में आगे देखा था, सबसेक्शन 2 में कॉन्सुलेट और एम्बेसी वाली बात हो रही थी, उसमें आप देखोगे तो वहाँ एक सेक्शन 55 का रेफरेंस भी था। 55 में आपको वही 54 वाली बात समझाई हुई है, फिर से दोनों तरफ एक ही पॉइंट रिलेट कराया। 55 सेक्शन अभी पढ़ लो और देखो उसके अंदर एक भी नया पॉइंट मिलता है क्या। ठीक है, सेम बात बोलिए। तो वो 55 वाला सेक्शन जो है लास्ट डे पे कोई काम का नहीं है, आप एग्जाम के दिन पे नहीं पढ़ के जाओगे चलेगा, टाइम मत वेस्ट करना उस पर, क्योंकि रिपीट टॉपिक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन नंबर 56, ये इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, और इंटरेस्ट के जो रेट पीछे भी हमने देखे उसका भी रेफरेंस है यहाँ पे, लेकिन क्या इंस्टेंसेस है मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 सिचुएशंस है, कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल और लॉजिकल चीज़ है। नॉर्मली अगर आप रिफंड एप्लीकेशन करते हो, वो 60 डेज वाला पॉइंट था, उसमें अगर डिले हो जाता है पेमेंट करने में आपको, तो गवर्नमेंट 6% पर एनम इंटरेस्ट देगी 61st डे से, हमने देखा। फिर पीछे एक पॉइंट आया था विथ होल्डिंग वाला, कि अपील में ले जाके विथ होल्ड किया, तो जितने दिन विथ होल्ड किया उसका भी 6% पर एनम इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो दूसरी सिचुएशन थी। यहाँ पे एक थर्ड सिचुएशन बोली है जहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 6% के बदले जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना कर दिया, 9%। अब ये क्यों हो रहा है वो समझो और आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि आप कोर्ट में गए हो अपील करने, जैसे विथ होल्डिंग वाले में बात हो रही थी तब डिपार्टमेंट गया था, यहाँ पे आप गए हो डिपार्टमेंट के एक्शंस के अगेंस्ट
कि भाई मैंने रिफंड एप्लीकेशन किया, डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, आइडियली रिफंड मिलना चाहिए। तो बोले मुझे रिफंड चाहिए और मैं कोर्ट में अप्लाई कर रहा हूँ या ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर रहा हूँ। ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में मैटर चला, उन्होंने डिसीजन आपके फेवर में दिया कि हाँ रिफंड मिलना चाहिए। तो रिफंड मिलने के लिए वापस से कोर्ट ने क्या बोला कि बोले आज हम फैसला सुना रहे हैं कि भाई रिफंड एप्लीकेशन आप कर दो, आपको रिफंड मिल जाएगा, मतलब फिर से एक एप्लीकेशन कर दो। आपने वो एप्लीकेशन किया, कब किया? कोर्ट के कहने पे, कोर्ट के डिसीजन के बाद जो आपके फेवर में आ चुका है। अब जो आपने रिफंड एप्लीकेशन किया तो डिपार्टमेंट को उसको टाइमली प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए उनको वापस से 60 डेज का टाइम मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस ड्यूरेशन का उनको 6% पर एनम इंटरेस्ट तो देना ही है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन से तो ये मैटर डिले हो ही चुका है। तो 6% पर एनम उस ड्यूरेशन का आपको इंटरेस्ट तो मिलने ही वाला है। लेकिन पॉइंट ये है कि कोर्ट के ऑर्डर पे जो आपने एप्लीकेशन किया उसके 60 डेज होने के बाद भी डिपार्टमेंट ने अभी तक आपके पैसे वापस नहीं किए। समझ में आ रहा है? तो ये डिले का लेवल जो है ना, एक स्टेज और आगे चला गया। मतलब कोर्ट बोल रहा है असेसी को कि आप फ्रेश एप्लीकेशन फिर से करो और पैसा रिफंड ले लो, हम ऑर्डर दे रहे हैं कि डिपार्टमेंट को रिफंड देना ही पड़ेगा। आपके एप्लीकेशन के बाद कोर्ट के कहने पे जो आपने किया और 60 डेज निकल गए, अभी तक रिफंड नहीं आया। तो ये ऐसा हो गया कि कोर्ट के ऑर्डर को भी टाइमली डिपार्टमेंट ने प्रोसेस नहीं किया, ये वैसी बात हो गई। तो अब 60 डेज खत्म होने के बाद जो आगे का ड्यूरेशन है उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6% के बदले कितना हो जाएगा? 9%। समझ आए? तो टाइमलाइन समझ आ रही हो क्या रहा है? पहले आप नॉर्मल रिफंड एप्लीकेशन करते हो, उसमें वो रिजेक्ट कर देते हैं। आप हायर अथॉरिटीज में अपील करते हो, अपील में मैटर चलता है, अपील में डिसीजन आपके फेवर में आता है और कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप रिफंड का एप्लीकेशन फिर से कर दो, आपको रिफंड मिल जाएगा, हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये रिफंड भी नेक्स्ट 60 डेज में मिल जाना चाहिए आपके फ्रेश एप्लीकेशन के बाद। अगर नहीं मिला तो उसके बाद और डिले होगा तो उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा? 9%। तो उस ड्यूरेशन के लिए 9% पर एनम इंटरेस्ट ऐड करके डिपार्टमेंट आपको पे करेगी, और उसके पहले के ड्यूरेशन के लिए जो नॉर्मल 6% था वही लगेगा। तो कैलकुलेशन पार्ट वाइज होगा कि जिस पार्ट में जितना डिले जिस रीजन से हुआ उतना इंटरेस्ट आपको वो पे करेंगे कैलकुलेट करके। तो जो रेट्स हैं अलग अलग, वो अलग अलग सिचुएशन में है, उसको मिक्सअप नहीं करना है। नॉर्मली 6%, विथ होल्डिंग वाले में 6%, कोर्ट के कहने के बाद भी और फर्दर डिले हुआ तो 9%। आ गया समझ में? 3 ही ऑप्शन यहाँ पे है पूरे टॉपिक। कोई क्वेरी इसमें, कोई कंफ्यूजन? समझ आए? 56 वाला जो सेक्शन है उसकी लैंग्वेज अब आप आराम से पढ़ लो, रीड कर लो, देखो कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो बोलो। बोलो क्लियर हुआ? 9% वाला पॉइंट समझ आया? क्लियर बोला उन्होंने उस पैराग्राफ में कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने फ्रेश एप्लीकेशन किया, उसके बाद भी 60 डेज में अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो नेक्स्ट डे से 9% पर एनम इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा और उसके साथ आपको पैसा मिलेगा। फिर जितना भी डिले हो जाए वो डिपार्टमेंट का काम है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन कंप्लीट। 57 जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था, ये वही पॉइंट हो गया। उसमें कुछ भी नया नहीं समझाया क्योंकि ऑलरेडी अपन ने बात कर ली है। अब ये जो फंड की बात हो रही है कंज्यूमर वेलफेयर फंड की, अगर इसमें कोई पैसा बच जाता है, कितनी बार ऐसा भी होता है कोई रिफंड क्लेम करने नहीं आया। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, जैसे GST ज़्यादा कलेक्ट हो गया, ऐसा भी होता है। अब जैसे रेट चेंज हो गया, 18% के बदले 12 हो गया, मुझे नहीं ध्यान था, मैंने आपसे 18 कलेक्ट कर लिया, तो मैंने तो डिपार्टमेंट को पूरा 18 सबमिट कर दिया। अब होना चाहिए था 12 और कलेक्ट कितना हुआ? 18। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, वो पैसा ऐसा नहीं कि चलो आ गया तो रख लो, काम आएगा कंट्री के और क्या, ऐसा नहीं है। एक फेयर कैलकुलेशन होता है। वो लोग क्या करते हैं, इस पैसे को ना साइड पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारे पास ऐसे कुछ इन्वॉइसेस हमने ट्रेस किए हैं जिनमें या तो ज़्यादा GST कलेक्ट हो गया या जिसमें GST कलेक्ट होना ही नहीं चाहिए था उसमें भी कलेक्ट हो गया, रॉन्ग कलेक्शन ऑफ GST हुआ है, तो इससे हमारे पास ज़्यादा फंड आ गया है। अगर आप इस सर्कल को, इस स्टेट को, इस रीजन को बिलोंग करते हो और आपके इन्वॉइसेस ये डेट्स के बीच में है तो आप चेक कर लेना, आपके इन्वॉइसेस में अगर ये रेट्स लगे हुए हैं तो ज़्यादा है, उसके बेस पे आप रिफंड एप्लीकेशन कर दो और पैसे वापस ले जाओ। वो अनाउंसमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है, GST की वेबसाइट पे वो लोग उसका लिंक शेयर करते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं, वैसा होता है। अब जो फील्ड में प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो लोग इसको देखते रहते हैं, वो अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, लोग पेपर में भी पढ़ लेते हैं। कितनी बार ये भी होता है कि न्यूज़ किसी से स्किप हो जाए, कोई क्लेम करने नहीं आया और जो टाइम विंडो था जिसमें आपको एप्लीकेशन करना था वो निकल गया, तो ये पैसा फिर वो वेलफेयर फंड में ही रह जाता है। अब वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट अपने ऊपर खर्च नहीं करती, जैसा नाम है फंड का कंज्यूमर वेलफेयर फंड, तो कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए जो भी एक्टिविटीज़, जो इनिशिएटिव्स, सेमिनार्स या फिर कोई लीगल मैटर्स में फाइनेंशियल एड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो लोग ये पैसा यूज़ करते हैं। तो उसके लिए यूटिलाइजेशन के लिए भी एक सेक्शन बना दिया कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जो पैसा बच गया वो कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है, जैसा नाम है वैसे ही उसका यूज़ होगा। क्लियर? तो ये पब्लिक के लिए फंड है और उसी में पैसा यूज़ होने वाला है और फंड का सारा पावर गवर्नमेंट के पास है और CAG ऑडिट होता है ये सब चीज़ों का, तो मिसयूज़ होने के चांसेस नहीं होते। तो हर चीज़ की ऑडिटिंग होती है तो कोई टेंशन नहीं।
ठीक है, तो इसके साथ आपका रिफंड वाला पूरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट। बोलो कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी? क्लियर सारे पॉइंट्स? ठीक है, बस इतना रखते हैं इसमें।